अगर मुझे खाना खाना होता तो सबसे पहले मुझे इस तालाब को पार करना पड़ता था, लेकिन मेरे कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए थे। अगर कपड़े भीग जाते तो मुझे भोजन कक्ष के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। मैंने बड़े छात्रों को पानी पर तैरते लकड़ी के लट्ठों के ऊपर आसानी से चलते देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम रखा मैं सीधे पानी में जा गिरा। किसी तरह बाहर निकलकर जब मैं भोजन कक्ष के दरवाजे तक पहुंचा तभी एक वरिष्ठ भिक्षु ने मुझे रोक दिया। मेरे कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, मेरे पास उनके सूखने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब तक मैं अंदर पहुंचा तब तक सारा खाना खत्म हो चुका था। तभी मेरी नजर पास में बने एक दूसरे भोजन कक्ष पर पड़ी। मैं वहां चला गया, लेकिन तभी मुझे पता चला कि वो सिर्फ गुरुओं के लिए था। मठ के प्रमुख ने मुझसे कहा कि अगर मुझे खाना खाना है तो पहले उसे कमाना होगा। फिर उन्होंने पानी पर तैर रहे एक लकड़ी के लट्ठे की तरफ इशारा किया। अगर मैं उस पर खड़ा रह गया तो दलिये से भरा कटोरा मेरा होगा। मैं तुरंत उस पर चढ़ गया, लेकिन अगले ही पल फिर से पानी में जा गिरा। सजा के तौर पर मुझे पूरा दिन बर्तन धोने पड़े। अगली सुबह मैंने दीवार चढ़कर चुपके से भोजन कक्ष में घुसने की कोशिश की। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा मठ के प्रमुख ने मुझे धक्का देकर फिर से तालाब में गिरा दिया। ये देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे। उसी पल मैंने ठान लिया कि अब मैं दोबारा कभी नहीं हारूंगा। उस रात जब सब सो गए मैंने 2 लकड़ी के पीपे ढूंढे और अकेले ही अभ्यास शुरू कर दिया। मैं बार बार गिरता रहा फिर उठता रहा। धीरे धीरे मैंने अपना संतुलन बनाना सीख लिया। आखिरकार मैं उन घूमते हुए पीपों पर बिना गिरे एक से दूसरे पर जाने लगा। अगले दिन सब लोग मेरा मजाक उड़ाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस बार मैं पूरे तालाब को बड़ी आसानी से पार कर गया। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया, लेकिन मठ के प्रमुख फिर भी खुश नहीं हुए। उन्होंने लकड़ी के लट्ठों की जगह बहुत पतली लकड़ी की पट्टियां रख दी। अब तो सबसे कुशल छात्र भी पानी में गिरने लगे। मैंने भी कोशिश की, लेकिन इस बार मैं भी असफल हो गया। एक वक्त का खाना कमाने के लिए हम सब दिन रात अभ्यास करने लगे, फिर भी कुछ काम नहीं आया। तभी मठ के प्रमुख ने मुझे एक प्लेट दी और उसे पानी में फेंकने को कहा। जैसे ही मैंने प्लेट फेंकी वो तुरंत डूब गई। फिर उन्होंने खुद वही प्लेट फेंक कर दिखाया। उनकी प्लेट पानी की सतह पर फिसलती हुई कई बार उछलती चली गई। तब उन्होंने हमें असली सीख दी। उन्होंने कहा कि जितनी जोर से हम कदम रखेंगे लकड़ी उतनी ही जल्दी पानी में धंसेगी। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। उस दिन के बाद से मैं हर रात तालाब के किनारे अभ्यास करने लगा। गिरो गिरो फिर उठो। कई दिनों बाद आखिरकार मैंने पानी के ऊपर दौड़ना सीख लिया। मठ के प्रमुख यह सब चुपचाप देख रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे कक्ष संख्या 34 में भेज दिया। उस कक्ष में सिर्फ बाजुओं की ताकत बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। मुझे पानी से भरी 2 बाल्टियां उठानी पड़ती थी। दोनों तरफ बेहद तेज धार वाले ब्लेड लगे हुए थे। जरा सी गलती होती तो मेरा शरीर बुरी तरह कट जाता। लगातार 3 महीनों तक मेरे हाथों में छाले ही छाले रहे, लेकिन धीरे धीरे मेरा शरीर पहाड़ की तरह स्थिर हो गया। मैं बाल्टियां उठाए हुए दूसरे छात्रों की भी मदद करने लगा। ये देखकर मठ के प्रमुख बहुत खुश हुए। कुछ ही समय बाद उन्होंने मुझे कक्ष संख्या 33 में भेज दिया। उस कक्ष में कोई हथियार नहीं था। वहां सिर्फ एक लकड़ी का फिश ड्रम और एक बहुत बड़ी घंटी थी। जब भी मठ के प्रमुख उस ड्रम पर प्रहार करते मुझे उसी समय घंटी बजानी होती थी। शुरुआत में मुझे लगा कि इसका मार्शल आर्ट से कोई संबंध नहीं है। फिर उन्होंने मेरे हाथ में एक विशाल हथौड़ा थमा दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी उसे उठा नहीं पाया। तभी मुझे समझ आया कि यह घंटी बजाने की नहीं बल्कि कलाइयों को मजबूत करने की ट्रेनिंग थी। हथौड़ा एक लंबे बांस के डंडे के आखिरी सिरे पर लटका हुआ था। वह डंडा लगभग 12 फीट लंबा था। मैं उसे जितना पीछे से पकड़ता वह उतना ही भारी महसूस होता, इसलिए मुझे हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाने पड़ते थे, तभी मैं उसे उठा पाता था। लेकिन तब भी कुछ ही बार प्रहार करने के बाद मेरी कलाइयां सुन्न हो जाती थी। डंडा मेरे हाथों से छूटकर जमीन पर जोर से गिर पड़ा, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। सभी लोग ऐसे प्रार्थना करते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन मेरा घमंड पूरी तरह टूट गया। उस दिन के बाद मेरी कलाइयां बार बार घायल